नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। बात कश्मीर की, जहां आज से होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर चीन ने जहर उगला है। पाकिस्तान के साथ एक संयुक्त बयान में कश्मीर मुद्दे को उठाने के कुछ दिनों बाद अब चीन ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में होने वाले G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में वो शामिल नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा गया है, कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, वहां होने वाली ऐसी बैठकें आयोजित करने का वो दृढ़ता से विरोध करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविन ने कहा एक सवाल के जवाब में बीजिंग में एक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है, चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी तरह की G20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है। उन्होंने कहा, हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। गौरतलब हो कि भारत 22 मई से 24 मई तक जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में तीसरी G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। जानकारी के मुताबिक भारत ने ये कहते हुए आपत्ति का विरोध किया कि वो अपने क्षेत्र में बैठकें आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है। इसने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ सामान्य संबंधों के लिए उसकी सीमा पर अमन चैन जरूरी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि श्रीनगर में G20 बैठक जम्मू कश्मीर के लिए अपनी वास्तविक क्षमता दिखाने का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीनगर में होने वाले इस तरह के एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से देश और दुनिया भर के एक सकारात्मक संदेश जाएगा। पाकिस्तान ने भी जम्मू कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करने के भारत के फैसले का विरोध किया है। भारत ने अपने पड़ोसी देश की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। शिखर सम्मेलन को छोड़ने का चीन का निर्णय स्पष्ट रूप से उसके करीबी सहयोगी पाकिस्तान की आपत्तियों से जुड़ा हुआ समझा जाएगा और मार्च में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित G20 बैठक में शामिल नहीं होने के बाद आया है। इस महीने की शुरुआत में चीन और पाकिस्तान दोनों करीबी सहयोगियों ने एक संयुक्त बयान दिया और लंबे समय से चल रहे विवाद को उठाया और अपनी स्थिति को दोहराया कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, प्रासंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौते के अनुसार ठीक से शांतिपूर्वक हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के बचाव में उतरते हुए चीन ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद इतिहास से छूटा हुआ है और किसी भी एक तरफा कार्रवाई से बचते हुए उसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में SCO की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि उनका G20 से कोई लेना देना ही नहीं है, यहां तक कि श्रीनगर और कश्मीर से भी कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर में होने जा रही G20 बैठक से पाकिस्तान बेचैन है और इसलिए उनके नेता भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। अब इसी कड़ी में पड़ोसी मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने रविवार को कहा कि कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करके भारत कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाने में सफल नहीं होगा। पाक के विदेश मंत्री बिलावल ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करके भारत के लिए दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना संभव नहीं है। तो किस तरह से आपत्तियां जाहिर की जा रही हैं, क्या कुछ बोला जा रहा है और क्यों कश्मीर में G20 की जो मीट है आज उसका विरोध लगातार किया जा रहा है, इसी को लेकर हमारी खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों विरोध किया जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कितना असर इसका पड़ने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान में जितेंद्र ओझा जी, जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट जुड़े हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ प्रकाश शाह जी भी जुड़ जाएंगे कुछ ही समय में, पूर्व राजनयिक। सबसे पहले जितेंद्र जी, जिस तरह से पहले हमने अभी इंट्रो में ही काफी कुछ डिटेल्स दी कि क्यों G20 को लेकर इस तरह से आपत्तियां जाहिर की जा रही हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तान के बाद जो चीन है उसका सहयोगी, उसका समर्थक, उसका सपोर्टिव, वो भी अब भारत के अंदरूनी मसले में, अंदरूनी कार्यक्रमों में इतनी दखल अंदाजी किस तरह से जितेंद्र जी इसको देखते हैं? देखिए, पहले तो हम एक बहुत सॉफ्ट स्टेट रहे हैं और उस वजह से इस तरीके की बातें जो है लोगों को करने का हौसला बढ़ता रहा है। इस वजह से ये पुरानी चीजें हैं। पाकिस्तान को तो आप जानते हैं कि मैंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा कैंसर बनाया गया जो भारत को नुकसान पहुंचा सके और पाकिस्तान की रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट खुद ही प्रेशर में है।
तो उनको ये सब काम तो करने ही करने हैं। और हम लोगों का भी रवैया बड़ा सॉफ्ट रहा है कि पीओके हमने नहीं लिया, 90,000 सैनिक उनके दे दिए 1971 की लड़ाई में, और उस वक्त हमारे पास मौका था कि पूरे पीओके को हम वापस ले सकते थे और ये पूरा मसला ही खत्म हो जाता। तो देखिए, ये जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक चीन का सवाल है, देखिए जब 1920 का विवाद नहीं आया था तभी पब्लिक डोमेन में मेरे कुछ लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने कहा था कि भारत का एक मजबूत प्रजातंत्र के रूप में एग्जिस्ट करना, ग्रो करना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को कभी गवारा नहीं होगा, क्योंकि उससे वहां के लोग भी अधिकारों की मांग करना शुरू करेंगे और वहां की जो व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान उठने शुरू होंगे। वहां पे कोई ह्यूमन राइट्स नाम की चीज नहीं है। यहाँ तक कि सीनियर फंक्शनरी जो चीज सीसीपी के हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको कोई न कोई बहाना लगा के या तो वो डिसअपियर हो चुके हैं या गायब कर दिए गए हैं। ये पिछले साल की ये रिपोर्ट है, पिछले साल के 2021 की, कि 20 लाख लोग जो है चीनी लोग वो गायब हो चुके हैं शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बावजूद। पाकिस्तान का भी वही रवैया है। तो ये एक साइकोलॉजिकल दबाव है। लेकिन हाँ, मैं कहूंगा कि इस दबाव को तो बिल्कुल नकार देना चाहिए। लेकिन साथ में मैं, पूजा जी, कई बार शायद भारत में मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, मुझे मालूम नहीं है, मैं ग्रैंड स्ट्रेटजी की बात करता हूँ जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक सिक्योरिटी कैपेसिटी और एक्सटर्नल कैपेसिटी और इकोनॉमिक पावर, जो भी है सबको, टेक्नोलॉजिकल पावर, सबको यूज करके हमें इतना मजबूत होने की जरूरत है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़े। जहां तक चीन का सवाल है, चीन में देखें तो पूरा उनका तिब्बत पे कब्जा इलीगल है। एक्सक्यूज मी, उनका जो है ईस्टर्न तुर्किस्तान जो जिनजियांग है वो उनके लोग ही नहीं है। उनके इतिहास उनको नोमैड्स कहते रहे हैं, तिब्बत को भी नोमैड्स कहते रहे हैं। वही हाल इनर मंगोलिया का है। तो चीन से बड़ा एक्सपेंशनिस्ट और इलीगल ऑक्यूपाइड तो कोई है ही नहीं। और जहां तक यूएन वगैरह की बात करते हैं, पाकिस्तान, मैं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट कर चुके हैं कि पहली रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की होती थी कि वो वहां से विड्रॉ करे। पाकिस्तान ने विड्रॉ किया ही नहीं और वहां पे वो अभी भी जो है वो रिलीजन के सहारे और इस्लाम के सहारे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। न तो बलूची उसके साथ रहना चाहते हैं, न सिंधी उसके साथ रहना चाहते हैं। पठान कहते हैं कि वो इसके तो ऐसे लोगों की बात पे हमें ध्यान नहीं देना है, इनको बिल्कुल नकार देना है। और हमें कोशिश करनी है कि अपनी ताकत हम इतनी बढ़ाएं कि जो लोग ऐसी सोचने की भी बात करते हैं तो उनके कलेजे में भय पैदा हो। जब तक हम ऐसी ये नहीं रहेंगे, तो तवज्जो देते रहेंगे, उनका मन जो है, उनको उत्साह मिलता रहेगा। इसको हम आगे भी सिलसिलेवार तरीके से जितेंद्र जी समझेंगे कि कैसे ये सब चीजें हो सकती हैं, मुमकिन कैसे हो पाएंगी। प्रकाश शाह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रकाश जी। कश्मीर में G20 समिट को लेकर किस तरह से पहले से चर्चाएं चल रही थी, तैयारियां चल रही थी और कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान इस पर जो आपत्ति कर रहे हैं उसको कैसे आप देख रहे हैं? कितना महत्वपूर्ण घाटी के लिए है इस तरह का समिट होना, इस तरह का आयोजन होना, इस तरह का कार्यक्रम होना? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर घाटी को एक पहचान, उसके चाहे वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें, आर्थिक स्तर पर देखें, हर तरीके से डेवलपमेंट है। क्या प्रकाश जी इसमें नए आयाम दिख रहे हैं? अब हमारी बात हम थे आ गया सीरिया में, हम गए थे उधर और बात तो उस दफा तो जी ने कहा कि G7 ने करा हुआ है उसका। प्रकाश जी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, मैं चाहूंगी एक बार फिर से जुड़ा जाए आपसे, आपकी आवाज में नहीं समझ पा रही और इसीलिए आवाज नहीं आएगी और फिर चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल जितेंद्र जी, यही सवाल आपने जिस तरह से बताया कि भारत को अब हर लिहाज से जवाब देना होगा क्योंकि दबाव की राजनीति बहुत हो चुकी है। दबाव के आधार पर भारत डरने वाला नहीं है और हमने ये भी देखा कि कड़ा विरोध भारत की तरफ से किया गया। सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हमारा आंतरिक मामला है, हम जो मर्जी करें, आपको लेना देना इससे क्या है। लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर चीन उसके साथ बार बार आ जाता है। अब ऐसे में सवाल यह है जितेंद्र जी कि इस तरह के एक बड़े आयोजन से जो कश्मीर वासी हैं, घाटी वासी हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, उनके लिए कितना बेनिफिशियल रहने वाला है? देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक क्या काम किया था कि एक छद्म युद्ध के जरिए बहुत से लोगों को रेडिकलाइज कर रखा था और इस्लाम के नाम पर उनको बरगला रहा था। बहुत मजबूत उसने एक्सटेंसिव सपोर्ट स्ट्रक्चर कर लिया था और वहां के लोगों के मन में इतना भय पैदा कर दिया था कि लोग बाहर नहीं निकल सकते। इसका एक सिंबॉलिक मैसेज जाता है कि नहीं, हम कश्मीर को तो एकदम सिक्योर करने की स्थिति में है और हमने इतना सुरक्षित कर लिया है कि कश्मीर में इतना बड़ा आयोजन भी हो सकता है।
तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को दाद देनी पड़ेगी कि ये अकेला मामला है पूरी दुनिया में कि जहां इतने एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस जगह को सिक्योर रखा है। मैसेज तो बहुत अधिक जाएगा, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि देखिए, अगर किसी ने हमारे घर के बगल में एक घनौना सा तालाब पैदा कर रखा है और उस तालाब से बहुत खतरनाक किस्म के घड़ियाल छूट रहे हैं, तो हम एक एक घड़ियाल को मारने के बजाय या एक एक मच्छर को मारने के बजाय उस तालाब को ही सुखा दें। तो अगला कदम यही होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है उसको ध्वस्त करने की जरूरत है, और इसे सिंपल हम लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से नहीं देखें, तो इसको हम देखें कि ये हमारी एग्जिस्टेंशियल इंटरेस्ट के लिए है। इस्लामिक रेडिकलिज्म को ध्वस्त करने की जरूरत है, मुसलमानों को बिल्कुल बचा के रखने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के 70-80-90% या उसके भी अधिक मुसलमान जो है वो जो है पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इस्लाम में विश्वास नहीं रखते, वो आतंकवाद में विश्वास नहीं रखते, वो ऑर्गेनाइज क्राइम में विश्वास नहीं रखते, और 99% इस सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान जो है हिंदू कन्वर्ट ही है। तो वहां पे अगर दिक्कत नहीं होती तो कन्वर्ट भी नहीं होते। तो पाकिस्तान का ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जरिए और आतंकवाद के जरिए और ये फौज की उसमें जो टोटल भूमिका रही है उसके जरिए कर रहा है, हम समझ, मेरा मानना है कि हर तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट नहीं हो तो लो कॉस्ट तरीके से इस पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त कर देने की जरूरत है। धीरे धीरे छेद करके हम ध्वस्त करें, जैसे करें, क्योंकि ये जो है पूरे 1/4 मानव जाति जो है इस रीजन में रहती है उसके भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, तो इसको लेकर जितेंद्र जी आगे चर्चा करेंगे। प्रकाश जी, अगर आपको आवाज अब मेरी मिल रही हो क्लियर, तो यही चर्चा हम कर रहे हैं कि कश्मीर में G20 जो आयोजित हो रहा है, चीन और पाकिस्तान का उसमें ना आना, सीधे तौर पर मना कर देना, खासतौर पर चीन का, किस तरह से देखा जाए इसको? इससे कोई डरने की बात नहीं है, या कुछ चीन, अमेरिका ने ना कहा होता वहां आने का, और ब्रिटेन ने ना करा होता अरुणाचल प्रदेश में, इसका हम कोई वो करते, उसके पूछते कि क्यों नहीं आ रहे हो। नहीं आ रहे हैं तो इसकी मतलब ये हो गया कि हमने जो पैसा लिया है, आज हमको बुला रहे हैं G7 में, हम प्रेसिडेंट बन गए हैं G20 के, और जिसके ऊपर हमारा देश का प्रेम है, प्राइम मिनिस्टर। प्रकाश जी, आवाज नहीं आ पा रही, अब माफी चाहेंगे, आवाज नहीं मिल पा रही। चलिए, जितेंद्र जी हैं हमारे साथ। जितेंद्र, जैसे प्रकाश जी कह रहे थे कि इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और एक महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने कही कि अमेरिका या अन्य बड़े देश अगर ऐसा करते तो शायद कुछ इम्पैक्ट पड़ता, क्या? नहीं, हाँ, मैं कह रहा किसी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिसी है, जो खास करके मैं उनकी व्यक्तिगत नहीं कहता हूँ कि जो नेशनल बैंक के लोग हैं, दुनिया में किसी के कुछ कहने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है। ये हमारे अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि ये हमारा हिस्सा है। और हाँ, इस सरकार में खास करके जो इंटरनल सिक्योरिटी के लोग हैं उनको मैं बिल्कुल दाद देना चाहूंगा। हमारी आर्म फोर्सेज, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज, उन्होंने इस एरिया को सिक्योर करके दिखाया है कि इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीट होती है, तो फर्क किसी का कुछ नहीं पड़ता। आप बताएं, आप कुछ पूछ रहे? आप कुछ पूछ रही थी? जी, मैं यही आपसे पूछ रही थी। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें और खासतौर पर कश्मीर की अगर हम बात करें, हर लिहाज से, चाहे जीडीपी की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, इस तरह के आयोजनों से उस पर कितना असर पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पर? जैसे इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे कि एक बड़ा मैसेज जाएगा कि जहां पर लोगों को सुरक्षित माहौल की बात करते हैं कि आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर इतना बड़ा आयोजन, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी फोर्सेस को, सबको सैल्यूट होगा इसके बाद। क्योंकि वहां पर हमने सुबह से जब हम देख रहे हैं, हमारे संवाददाता रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर नजर है, वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। बहुत कहा यह जा रहा है कि दुल्हन की तरह उसको सजाया गया है। देखिए, ये जो आप सोच रही हैं वो एक बहुत बड़ा मानवीय पहलू है कि भाई वहाँ के लोगों को सुरक्षा मिले, वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। ये सारी चीजें एक होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार का मकसद ही है कि अपने लोगों को एक सुरक्षित माहौल देना। इसके दो और पहलू हैं पूजा जी, जो आमतौर पर दूसरे लोग नहीं समझ पाते। एक तो लोग खुशहाल हैं, देख रहे हैं कि नृत्य हो रहा है, ये कर रहे हैं, अपने उत्सव का माहौल है, तो एक जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस जो है लोगों में, वो एक फैक्टर है कि भाई आपके नागरिक खुश और सुरक्षित है। दूसरा मैं ये कहूंगा इसके अलावे कि अभी तक जो है ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि पाकिस्तान जब चाहे जैसे चाहे हमारे कश्मीर के भीतर अटैक कर सकता है और अटैक करके जो पूरी मशीनरी को पैरालाइज कर सकता है,
और छिटपुट अटैक अभी भी हो रहे हैं, श्रीनगर में नहीं बल्कि आउटस्कर्ट पे हो रहे हैं। तो इसका एक साइकोलॉजिकल मैसेज जाता है कि कौन मजबूत है। तो वहां पे जो है ये हमने पूरी तरीके से दिखा दिया कि अब उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है कि वो कुछ कर सके, यहाँ तो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही साफ मैसेज पावर गेम में भी हम कह रहे हैं कि ये एक बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा है। और दूसरा एक असर्टिव मैसेज भी जा रहा है कि देखिए ये हम बहुत साफ हैं, चाहे वो 370 हटाने की बात हुई हो, जो भी बात हुई, कि ये हमारा हिस्सा है, हम इसे लेकर रहेंगे और हम इसके लोगों के लिए जो करना हो हम करेंगे। नहीं तो पहले ये होता था विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजीज टू ऑल कंसर्न कि कश्मीर को 10% जो है पूरे राष्ट्रीय बजट का बजट चला जाता था वहां पे, और उसमें कुछ खानदान कुछ परिवार जो वो बेनिफिशियरी हो गया, उसके बाद हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करते थे। ये नहीं कि बेनिफिशियरी हो गया कोई लॉयल्टी होती थी। तो इंडियन स्टेट की अथॉरिटी को बहुत मजबूती से कश्मीर वैली में जो है सर्च करने की कोशिश की गई है। मेरे जैसे लोगों का यही मानना है कि छत युद्ध एक बहुत ही स्पेशलिस्ट फील्ड है, इवन जियो पॉलिटिक्स बहुत स्पेशलिस्ट फील्ड है। इन तमाम चीजों में हमें कैपेसिटी बिल्ड करके जो पाकिस्तान रूपी कैंसर है, इसका समूल सर्वनाश इसलिए करना है कि पाकिस्तान के लोगों का बुरा हम नहीं चाहते हैं, बल्कि इस कैंसर से 1/4 मानवता है या दुनिया के और हिस्से हैं जहाँ पे ये कैंसर जाके भड़क भड़क के लोगों को परेशान कर रहा है, उससे लोगों को आजादी मिले। तो हमारा अगला स्टेप ये होना चाहिए कि ये तो ठीक है, पीओके को भी करना है, लिबरेट करना चाहिए। और बलूचिस्तान में फ्रंटियर प्रोविंस में कई जगह जो ये इनकी दुकानें चल रही है पाकिस्तानी मिलिट्री की या अंतर्राष्ट्रीय उनका जो क्राइम नेटवर्क है उसको खत्म करने की जरूरत है। और आप देखिए कि जैसे जैसे भारत मजबूत होगा, चीन के सीसीपी पर दबाव बढ़ना शुरू होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि चीन में लोग मांग करना शुरू करेंगे कि उनको भी डेमोक्रेसी चाहिए, उनको भी ह्यूमन राइट्स चाहिए, उनको भी लिबर्टी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी कदम है, एक बड़े टारगेट की तरफ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो इसलिए जो है हमें ऐसे बातों को तो बिल्कुल इनकार कर देना चाहिए और अपने रेजोल्यूशन के साथ जो हमारा टारगेट है उस पर जाने की बिल्कुल उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको कितना सफल बनाया जा सके और कितना सफल बनाने की कोशिशें कर रही हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया? कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है इसलिए थोड़ा सा संपर्क नहीं हो पा रहा। जी बताइए। मेरा कहना ये है कि जब 70 साल पहले हम इंडिपेंडेंस करा हमने, तो हम बड़े वीक थे और वो हम चीना के साथ और पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं कर सकते थे। दूसरी बात ये हुई कि हमने कभी माना नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से हमेशा मुसलमान देश और हिंदू देश बनाया जाए। हमने कहा कि हिंदुस्तान में बनने वाले हैं, जितना पाकिस्तानी को रहना है इतना रह सकता है मुसलमान को, और को जानना है वहाँ पे। तो उसमें से जिन लोग गए वहाँ पे उन पाकिस्तान बनाया, और जो लोग नहीं गए वो वापस रहे और अभी 200 मिलियन हो गए हैं। तो हमारा ये जो कह रहे हैं हमारे प्रतिबंधी, वो कह रहे हैं कि हमको मारना चाहिए और पाकिस्तान को लगाना चाहिए और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। तो हम भी पाकिस्तान की तरह जो हुआ है, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल और बांग्लादेश का जैसे हो सकते थे, उसके बदले हमने हिंदुस्तान में ये करा, हिंदुस्तान में भारत में जो दोस्ती करी, बिल्कुल जो नीतियां भारत अपना रहा है, उससे हमारा आज पूरे दुनिया में इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। पूरे दुनिया में लोग मानते हैं, जो पाकिस्तान के नहीं मानता है कोई नहीं मानता है, कोई नहीं मानता है श्रीलंका का, और कोई नहीं मानता है नेपाल का। वो हमको याद ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए ये नहीं है कि पहले ही 15 साल हम लोग मार के पाकिस्तान को या चीनी को सीधा कर दे, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा लंबा देख रहे हैं, जितना 5000 साल का हमारा एक प्रतिक्रिया जो है जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भी देख रहे हैं। मैं प्रकाश शाह जी का प्रतिद्वंदी बिल्कुल नहीं, मैं तो उनका मित्र सहयोगी हूँ और मैं ये नहीं कहता हूँ कि डायरेक्ट वॉर में हमें जाके मारने की जरूरत है। देखिए ताकत का होना बहुत जरूरी है। आज जो है पाकिस्तान जो है अपने घुटनों के ऊपर है और हम इस तरीके से कर पा रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों के सामने हमने हाथ जोड़ा नहीं जोड़ा, हमने उनको
पूरी ह्यूमैनिटी के साथ जिस तरीके से जहां जिससे ताकत टैक्स की जरूरत है किया, जियो पॉलिटिक्स में या पावर गेम में या कहीं पर भी मीठी बातचीत से बात नहीं बनती है, शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि हम जाके उनसे झगड़ा तू मैं बिल्कुल नहीं करें। भारत ने बिल्कुल कहा कि भाई 1947 में हम लोगों ने जो कहा 70 से ज्यादा 76वां साल है आजादी का, तो उस पर भी मैं प्रकाश जी को थोड़ा करेक्ट कर दूं कि 76 साल रहे, लेकिन हमने कहा कि नहीं यहाँ हिंदू मुस्लिम सब रह सकते हैं। और क्योंकि कोई भी, जब मैं पीओके, गिलगित बल्तिस्तान और इवन सिंध वगैरह की जो बात करता हूँ, यहाँ मुसलमानों को साथ में लेकर रहना चाहिए, बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जो रेडिकलिज्म फैला रही है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम फैला रही है, जो टेररिज्म फैला रही है, उसको शक्ति के अलावे दूसरी भाषा नहीं आएगी। चीन को मैंने नहीं कहा कि आक्रमण कीजिए, मैंने कहा कि जिस दिन भारत का प्रजातंत्र मजबूत होगा, चीन में लोग आवाज उठाना शुरू करेंगे। तो इसलिए हम चुपचाप हाथ जोड़ के अंदर में बैठ के जज नहीं गा सकते हैं, हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा, मजबूत गवर्नेंस देनी पड़ेगी। और ये सब राजनीतिक और सत्ताधारियों की ही वजह से हम ये हालात देखते हैं बार बार, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ता है, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन को लेकर क्या कुछ चल रहा है पड़ोसी मुल्कों में, ये थी हमारी इस पर खास पेशकश। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।